जय हिंद साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन हाजिर हूं आप सबके बीच वीकली करंट अफेयर्स क्लास के साथ। दोस्तों, आज की क्लास में हम 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक के ऑल इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब इन 30 एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें और वीडियो अंत तक देखें, साथ ही डिटेल्स को भी नोट कर लें दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, अब सबसे पहले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइव आ सकें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविदों के एक संयुक्त दल ने बौद्ध काल के कितने साल पुराने टेंपल ऑफ बुद्धिस्ट एक मंदिर की खोज की है? आपके ऑप्शन है ए 2300 साल, बी 1300 साल, सी 2000 साल और डी 3320 साल। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविदों ने के एक संयुक्त दल ने बौद्ध काल के 2300 साल पुराने एक मंदिर की खोज की है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में दोस्तों याद रखें कितने साल पुराने, तो 2300 साल पुराने, और कहां, तो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में। और कौन कौन से पुरातत्वविदों ने मिलकर काम किया है, तो पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविदों ने किया है। और इसके साथ ही कुछ अन्य बेशकीमती कलाकृतियां भी खुदाई से मिली हैं। तो बुद्ध काल का मंदिर मिला है 2300 साल पुराना, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस राज्य के तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी ओडिशा। तो दोस्तों याद रखें कि भारत ने ओडिशा के राज्य के तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का ओडिशा तट से पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया, डीआरडीओ द्वारा विकसित। दोस्तों याद रखें प्रलय मिसाइल किसके द्वारा विकसित है, तो डीआरडीओ द्वारा का विकसित ठोस ईंधन युद्ध क्षेत्र मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यह याद रखें, द्वीप पूछ लिया जाता है किस द्वीप से लॉन्च की गई, तो याद रखें एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च की गई कौन सी, प्रलय मिसाइल। दोस्तों याद रखें डीआरडीओ द्वारा विकसित है। इसके वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो सतीश रेड्डी, याद रखें। साथ ही इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और डीआरडीओ की स्थापना 1958। उड़ीसा का भी याद रखें, कैपिटल यहाँ की भुवनेश्वर है, और यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यह है, क्योंकि आपको यहां से पहले यह याद रखना है कि पहले स्थान पर कौन है यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में, तो अमेरिका, दूसरे पर चीन, और तीसरे स्थान पर कौन पहुंचा है आपको यह बताना है। आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी भारत और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें, हमारा देश भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचा है। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, और कौन से मामले में, तो यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में। यह रिपोर्ट किसने जारी की है, तो याद रखें हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। दोस्तों भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल चौथे स्थान पर था, अब तीसरे पर है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस साल नवंबर तक 33 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। दोस्तों तो 2021 में कितने बने, 33। इसके पहले कुल कितने थे, तो 19 ही थे, और यह 33 जोड़कर 54 हो गए हैं। इसके साथ ही देश में यूनिकॉर्न की संख्या 54 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न की सूची में अमेरिका दुनिया भर में पहले बाद दूसरे, चीन दूसरे स्थान पर है, जो कि आपको बताया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 21 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी 23 दिसंबर और डी 24 दिसंबर। तो दोस्तों याद रखेंगे, राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस किसके रूप में याद में, तो याद रखें भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों वैसे विश्व के अलग अलग देशों में विभिन्न तारीखों को किसान दिवस मनाया जाता है। भारत में किसी अन्य तारीख को, तो अमेरिका में किसी अन्य तारीख को, फ्रांस में किसी अन्य तारीख को, लेकिन भारत में कब, तो 23 दिसंबर को। याद रखें किसकी स्मृति में, तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में। यह कब प्रधानमंत्री बने भारत के, तो सन
1979-80 में प्रधानमंत्री बने थे, याद रखिए। राष्ट्रीय किसान दिवस पूरे राष्ट्र में बड़े उत्साह एवं रुचि के साथ मनाया जाता है। भारत मुख्य रूप से गांवों का देश है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसानों पर टिकी होती है। मतलब गांवों में अधिकतम 90% से ऊपर जनसंख्या खेती किसानी पर निर्भर है, याद रखिए दोस्तों। और यह एक और फैक्ट याद रखना है यहाँ से कि चौधरी चरण सिंह जी की जो समाधि स्थल है वह दिल्ली में स्थित है और उसे किसान घाट कहा जाता है, आपको याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू की जा रही एक योजना है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश राज्य की द्वारा लागू की जा रही एक योजना है। दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा लागू की गई है। यह योजना एक बालिका को उसके जीवन के विभिन्न चरणों में 15,000 रुपए की राशि का सशर्त नकद हस्तांतरण प्रदान करती है। दोस्तों याद रखना है, इसके तहत कितनी राशि रखी गई है? तो 15,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो यह भी याद रखें, गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसे नवाबों का नगर, नवाबों का शहर कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, शक्ति आपराधिक कानून विधेयक किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी कोलकाता। तो दोस्तों याद रखें, शक्ति आपराधिक कानून विधेयक महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति विधेयक में संशोधन के लिए एक संयुक्त चयन समिति की सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट पेश की। महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन विधेयक 2020 में बलात्कार, एसिड हमले जैसे अपराधों के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी और भारत का सबसे बड़ा शहर है, याद रखना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, यह भी याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्ट्स कोटा से एक दो क्वेश्चन आते हैं और वो इस प्रकार के ही आते हैं, तो बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि कोई पहली बार टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, इतने 100-150 सालों के इतिहास में कोई ऐसा पहला बैट्समैन हुआ है जो 100 बार नॉट आउट रहा है। आपके ऑप्शन है ए जेम्स एंडरसन इंग्लैंड से, बी विराट कोहली भारत से, सी दिमुथ करुणारत्ने श्रीलंका से और डी राशिद खान अफगानिस्तान से। तो दोस्तों याद रखें कि इंग्लैंड के धाकड़ गेंदबाज जो कि जेम्स एंडरसन है, अभी वर्तमान में बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, यह अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वे यह रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। 167वां टेस्ट मैच खेल रहे एंडरसन ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे ऐसे मैच के दौरान हासिल की है। दोस्तों याद रखें, जेम्स एंडरसन किस देश से हैं? तो इंग्लैंड से हैं, याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सिल्वर लाइन ए एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी झारखंड। तो दोस्तों याद रखें, सिल्वर लाइन ए एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है जो कि केरल राज्य में बनाई जा रही है। दोस्तों सिल्वर लाइन केरल राज्य में बनाई जा रही एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। इस परियोजना में राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेनों को तैनात करना शामिल है। तो दोस्तों यह सेपरेट लाइन होगी जो सिल्वर लाइन, इनका नाम क्या होगा? याद रखें, सिल्वर लाइन ए, यह जो कि एक हाई स्पीड रेलवे परियोजना होगी, किस राज्य की? केरल की। केरल को देखें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए रिकी पॉन्टिंग, बी कपिल देव, सी माइकल वॉन और डी ब्रायन लारा। दोस्तों याद रखें कि आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने हाल ही में वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज ब्रायन लारा को टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। दोस्तों वेस्टइंडीज क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 से ज्यादा रन बनाने वाले ब्रायन लारा इस बार आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जुड़ गए हैं। लारा को टीम का बैटिंग कोच बनाया गया है। याद रखें दोस्तों, यह स्ट्रेटेजिक एडवाइजर भी
का भी काम करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। और ब्रायन लारा से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें कि यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने चौहरा शतक मतलब 400 रन बनाए हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए महानदी नदी, बी भार्गवी नदी, सी ब्राह्मणी नदी और डी दया नदी। तो दोस्तों याद रखें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है। दोस्तों टी सेतु उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है जो कटक जिले में महानदी नदी पर बनाया गया है। यह 3.4 किलोमीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा पुल है। यह पुल बडंबा में गोपीनाथपुर, बांकी में वैदेश्वर को सिंगनाथ पीठ से जोड़ता है। इस पुल को अंग्रेजी अक्षर टी के आकार में बनाया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, यह टी अक्षर टी आकार में बनाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री यहाँ के उड़ीसा के नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया है। बहुत अच्छे से याद रखें किस नदी पर है? महानदी नदी पर। दोस्तों महानदी की कुल लंबाई अगर देखेंगे आप तो लगभग 900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका उद्गम आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से होता है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। याद रखें महानदी पर ही हीराकुंड बांध बनाया गया है जो कि विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है जो कि उड़ीसा राज्य में है, यह भी याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गोवा और डी राजस्थान। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा राज्य में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। याद रखिए दोस्तों, अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर किसने गोवा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों उन्होंने समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और ऑपरेशन विजय के दिग्गजों को सम्मानित किया। उन्होंने राज्य में विकास की गति को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की सराहना की। याद रखें दोस्तों, गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी। किस नदी के तट पर? तो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। देखते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 18 दिसंबर को कौन सा भाषा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अरबी, बी फारसी, सी हिंदी और डी गुजराती। तो दोस्तों याद रखें कि 18 दिसंबर को विश्व भर में अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को उस भाषा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है जो विश्व स्तर पर 400 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र की छठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी को अपनाने के लिए 2012 से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र ने छठी भाषा किसको अपनाया? अरबी को। कब अपनाया? 2012 में। और तब से ही मनाया जा रहा है कौन सा? विश्व अरबी भाषा दिवस, जो कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष विश्व अरबी भाषा दिवस की थीम देखें तो अरेबिक लैंग्वेज अ ब्रिज बिटवीन सिविलाइजेशन है। याद रखें दोस्तों, कौन सा? अरेबिक लैंग्वेज अ ब्रिज बिटवीन सिविलाइजेशन है अरबी भाषा दिवस का की थीम 2021 की। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस आईपीएल टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली टीम, बी चेन्नई टीम, सी लखनऊ टीम और डी राजस्थान टीम। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में लखनऊ टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। दोस्तों जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को लखनऊ फ्रेंचाइजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है जो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में पदार्पण करेगी। दोस्तों याद रखें 2022 से लखनऊ टीम एक नई टीम है, इसके पहले यह टीम आईपीएल में नहीं थी। दोस्तों जिम्बाब्वे के यह दिग्गज क्रिकेटर इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच भी रहे हैं। तो याद रखें दोस्तों, इन्होंने इंग्लैंड की टीम को कोच किया है, नेशनल टीम को, और अब यह किसको? तो लखनऊ टीम को कोचिंग देंगे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी लक्षद्वीप, बी सी पुडुचेरी और डी अंडमान निकोबार। तो दोस्तों याद रखें कि केंद्र शासित प्रदेशों में 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार बना है। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अपनी लक्षित आबादी के 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रशासन ने ट्वीट करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ने 100% कोविड-19 रोधी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया। द्वीप समूह केवल कोविशील्ड का उपयोग कर यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित
प्रदेश बन गया है। दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए सिंगल वैक्सीन, तो क्या इन्होंने कौन सा, कोविशील्ड, क्योंकि कोवैक्सीन का भी उपयोग चाहते तो ये कर सकते थे, या मॉडर्ना का भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ कोविशील्ड का किया। कोविशील्ड को बना कौन रहा है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो अदार पूनावाला, और मुख्यालय पुणे में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यूट का पुरस्कार जीतने वाली अवनी लेखरा किस खेल से जुड़ी हैं? आपके ऑप्शन है ए जूडो, बी शूटिंग, सी कराटे और डी बॉक्सिंग। तो दोस्तों याद रखें, पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सबसे पहले तो यह याद रखना है, बेस्ट फीमेल डेब्यूट का पुरस्कार किसे मिला है, तो अवनी लेखरा को, जो कि कौन है, तो शूटिंग खेल से संबंधित है और एक शूटर है, याद रखना है। टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यूट का पुरस्कार जीता। चेक गणराज्य के एडम पेस्का ने पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार जीता है। याद रखें दोस्तों, बेस्ट फीमेल डेब्यूट का अवार्ड किसको, अवनी लेखरा को, और बेस्ट मेल डेब्यूट का अवार्ड किसको, तो एडम पेस्का को, जो कि कहाँ के, चेक गणराज्य के हैं। याद रखें, पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड की बात हो रही है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी और डी हमीरपुर। तो दोस्तों याद रखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क कारखियां वाराणसी में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। 30 एकड़ भूमि में फैली इस डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। दोस्तों याद रखें, इसमें लागत कितनी है, तो 475 करोड़, और लगभग यह कितनी जगह में फैला है, तो 30 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी दिल्ली, सी कर्नाटक और डी झारखंड। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। पुलिस विभाग में सभी रैंकों पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इस कदम से ट्रांसजेंडरों के प्रति धारणा बदलने में मदद मिलेगी। यह उन्हें मुख्य धारा में लाएगा और समाज के में उनके खिलाफ सभी पूर्वाग्रहों को दूर करेगा। तो दोस्तों, ट्रांसजेंडरों को जो हीन भावना से देखते हैं लोग और उनसे अजीब व्यवहार करते हैं, उस सबको उनको नॉर्मल फील कराने के लिए और समाज के साथ लाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए यह कर्नाटक सरकार का सराहनीय कदम है और ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण दिया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, याद रखें, इसे ही सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया कहा जाता है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, याद रखिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें कि उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। दोस्तों, इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 4 जिलों मलकानगिरी, नवरंगपुर, कालाहांडी और नुआपाड़ा के लोगों के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके तहत विशेषज्ञ डॉक्टर जिला मुख्यालयों के अस्पतालों से रोगियों तक पहुंचेंगे। यह प्रमुख रूप से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा करेंगी। तो याद रखें दोस्तों, किस राज्य सरकार का यह कदम है एयर एम्बुलेंस वाला? उड़ीसा का। इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस इसका नाम होगा। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया? आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया गया है। दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। इसकी घोषणा 25वीं श्री भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान की गई। दोस्तों याद रखें, यहां से एक पॉइंट आप पिछले अगर 2-3 महीने पहले का देखेंगे तो चरणजीत सिंह चन्नी, यह कौन है?
पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं। इनके पहले कौन था? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, याद रखें। उनके इस्तीफे पर यह बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और यह पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है: ए Z+ सुरक्षा, बी वाई श्रेणी सुरक्षा, सी X श्रेणी सुरक्षा, और डी Z सुरक्षा। तो दोस्तों याद रखें, केंद्र सरकार ने हाल ही में Z+ सुरक्षा में कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने देश में VIP सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। CRPF ने अपनी VIP सुरक्षा इकाई में 32 महिला कमांडो को अपनी पहली टुकड़ी को तैयार किया है, और अब उन्हें दिल्ली में स्थित शीर्ष Z+ सुरक्षा घेरा प्राप्त लोगों की रक्षा करने का काम सौंपा जाएगा। Z+ सुरक्षा देश की दूसरी बड़ी सुरक्षा है, याद रखें, और यह किन के लिए? VIP लोगों के लिए होती है। कुल कितनी महिलाएं? तो 32 महिला कमांडो को अपनी पहली टुकड़ी तैयार किया है। किसके द्वारा? CRPF द्वारा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही पैक्सलोविड किस बीमारी के खिलाफ पहली गोली है? आपके ऑप्शन है: ए HIV, बी कोविड-19, सी TB, और डी डेंगू। तो दोस्तों जैसे उसके लास्ट दवाई के नाम में बेड आ रहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि हाल ही में खबरों में रही पैक्सलोविड नामक एक दवाई है, जो कि कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली है। अभी तक क्या था? वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अभी तक टैबलेट्स नहीं आई थी। तो पहली टैबलेट कौन है? पैक्सलोविड पहली टैबलेट है। देखते हैं दोस्तों, अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली को मंजूरी दी है। पैक्सलोविड नामक इस दवा को खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया है। सकारात्मक कोविड-19 के साथ घर पर 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों के लिए यह दवा दी जा सकती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है: ए जापान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी चीन, और डी अमेरिका। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है। दोस्तों यह फैसला विदेशियों को आकर्षित करने के लिए UAE प्रशासन ने सेंसरशिप को समाप्त करने के उद्देश्य से लिया है। अमीरात मीडिया नियामक प्राधिकरण पारंपरिक इस्लामिक मूल्यों का कथित उल्लंघन करने वाले संवेदनशील दृश्यों को हटाने की बजाय दर्शकों के लिए 21 वर्ष की आयु से अधिक की नई श्रेणी लेकर आएगा। दोस्तों याद रखें, इनका लक्ष्य विदेशियों को आकर्षित करना, क्योंकि हर जगह मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कोई भी मूवी आती है तो वह सेंसर होके ही आगे बढ़ती है, लेकिन इन्होंने सेंसरशिप को अलग कर दिया है। यह फैसला सॉरी दोस्तों नजर डालेंगे UAE की तरफ। तो UAE की राजधानी अबू धाबी है। UAE के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाह्यान और मुद्रा UAE दिरहम है, याद रखिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत की 2 बार की किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है: ए संजना संतोष, बी जूही देवानंगन, सी PV सिंधु, और डी साइना नेहवाल। तो दोस्तों याद रखें कि भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों 26 साल की पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु को 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ सदस्य नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 2025 तक होगा। रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक विजेता सिंधु ने इस साल टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। याद रखिए दोस्तों, इन्होंने 2 पदक जीते हैं। 2016 में रजत पदक जीता था, और अब 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ वहां पर इन्होंने रजत कांस्य पदक जीता है। दोस्तों इसके साथ ही वह 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। दोस्तों तो ऐसी कौन सी पहली भारतीय महिला एथलीट हैं जिन्होंने 2 पदक जीते? सबसे पहले वह हैं PV सिंधु, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है: ए 22 दिसंबर, सी 23 दिसंबर, डी 24 दिसंबर, सी 24 दिसंबर, और डी 25 दिसंबर। तो दोस्तों याद रखें कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों यह दिन लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस लगातार साल 2000 से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों पहली बार कब मनाया गया? सन 2000 में, और तब से ही मनाया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम होती है दोस्तों, तो याद रखें
2021 की विश्व राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 1986 को हुई थी। तब क्या हुआ था? तो इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। दोस्तों, तो 1986 में भारत के राष्ट्रपति की सहमति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कब प्राप्त हुई? तो 24 दिसंबर को हुई थी। इसीलिए 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है भारत में। उपभोक्ता के अगर मुख्य अधिकार देखें तो सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिकायत का अधिकार, यह सारे अधिकार उपभोक्ता को दिए जाते हैं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल छोड़े हैं? आपके ऑप्शन है ए 30, बी 45, सी 65 और डी 24। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में 24 घड़ियाल छोड़े हैं। दोस्तों, घड़ियाल कैसे होते हैं? सबसे पहले तो आप यह देखिए, यह लंबी थूथन वाले होते हैं जो घड़ियाल होते हैं, याद रखिए। मगरमच्छ जैसे दिखेंगे लेकिन इनका जो यह चोंच होगी बहुत लंबी होगी। ब्यास संरक्षण रिजर्व में घड़ियाल पुनर्उत्पादन पंजाब सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। घड़ियाल जिसे कभी कभी गेवियल भी कहा जाता है, एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थूथन के कारण अलग आकृति का होता है। तो इसका क्या है? पतला रहेगा और लंबा रहेगा थूथन, जिसके कारण इसको अलग से पहचान मिलती है। इसका नाम होता है घड़ियाल या गेवियल बोला जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा तूफान फिलीपींस से टकराया है? आपके ऑप्शन है ए यास, बी अम्फान, सी राय और डी गोनी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में राय तूफान है जो यह फिलीपींस से टकराया है। दोस्तों, टाइफून राय यानी तूफान राय फिलीपींस से टकराया है और यह तेजी से श्रेणी 5 के तूफान में बदल गया और दक्षिणी फिलीपींस में पहुंच गया। राय इस साल फिलीपींस में प्रवेश करने वाला 15वां तूफान है। इसने 195 किलोमीटर मतलब 121 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ सिरगाओ द्वीप को प्रभावित किया है। तो दोस्तों याद रखें, इसी साल 2021 में फिलीपींस में कितने तूफान आ चुके हैं? तो 15वां तूफान है, इसकी स्पीड क्या है? तो 195 किलोमीटर प्रति घंटा राय की स्पीड है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 20 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 22 दिसंबर और डी 23 दिसंबर। तो दोस्तों याद रखें, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में दोस्तों? गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की याद में, उनको सम्मान देने के लिए। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत के 14वें और तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी सन 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जन्म पर यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों कब हुई थी इसकी घोषणा? 26 फरवरी 2012 को। पहली बार कब मनाया गया? तो 2012 में 22 दिसंबर 2012 को यह पहली बार मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए प्रदीप कुमार रावत, बी राहुल सचदेवा, सी अनिल मुखर्जी और डी रोहित अग्निहोत्री। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में प्रदीप कुमार रावत जो कि एक वरिष्ठ राजनयिक हैं, इनको चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों प्रदीप रावत भारतीय विदेश पार्टी के 1990 बैच के अधिकारी हैं। फिलहाल रावत को नीदरलैंड में भारत का राजदूत हैं। तो दोस्तों याद रखें कि यह पहले कहाँ नीदरलैंड में भारत के राजदूत रहे और अब कहाँ चीन में रहेंगे। रावत विदेश आयोग में 2014 से 17 तक पूर्वी एशिया विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, सिमैन न्यूलैंड और चुमुको दीमा किस राज्य के नए जिले हैं? आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी तमिलनाडु, सी गोवा और डी मेघालय। तो दोस्तों याद रखें, सैमिन न्यूलैंड और चुमुकेदीमा हाल ही में जो कि नए जिले बने हैं, यह नागालैंड राज्य में बने हुए हैं। दोस्तों नागालैंड सरकार ने राज्य में 3 नए जिले बनाए हैं, सैमिन न्यूलैंड और चुमुकेदीमा। नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी ने कोहिमा जिले के तहत
तिसेमिन्यू उपखंड, दीमापुर जिले के तहत न्यूलैंड उपखंड और चुमुकेदीमा उपखंड की घोषणा की। तो दोस्तों याद रखें, कौन कौन से याद रखना है आपको कि जो आपका तिसिमिन्यू है यह कहाँ से, तो कोहिमा से अलग होकर, जबकि आपके न्यूलैंड और चुमुकेदीमा है यह दीमापुर जिले से अलग होकर बनाए गए हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, भारत में 20 से 25 दिसंबर 2021 तक का सप्ताह किस रूप में मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए सुशासन सप्ताह, बी रोजगार सप्ताह, सी पर्यावरण सप्ताह और डी चिकित्सा सप्ताह। तो दोस्तों याद रखें, भारत में 20 से 25 दिसंबर 2021 तक का सप्ताह राष्ट्र सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के सहयोग से सुशासन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रशासन गांव की ओर नामक एक अभियान की योजना बनाई गई है। दोस्तों याद रखें, कौन सा सप्ताह? सुशासन सप्ताह। कब से कब तक? 20 से 25 दिसंबर तक चला है। देखते हैं दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों याद रखें, वीडियो को अंत तक जो आपने देखा है अब शेयर करके जरूर जाए। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अब आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।